हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं दोबारा स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मेंटेनेंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। नाम है क्वालिटी, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और तुम्हारे जूनियर सीनियर है उनको भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी क्या होता है देखते हैं। इन जर्नल in general, quality can be defined as the degree of consumer satisfaction। मतलब क्वालिटी कुछ नहीं होता है, क्वालिटी सिर्फ इतनी होती है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है ना, उसकी सेटिस्फेक्शन क्या है, डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है। अगर हमारा प्रोडक्ट उनकी उसकी किसकी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करता है तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या अच्छी है, ठीक है ना। तो क्वालिटी कुछ नहीं होता, सिर्फ उस कंज्यूमर की डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या होता है। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ क्वालिटी क्या होती है, पहली है रिलायबिलिटी, दूसरी ड्यूरेबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी क्या, कितने टाइम तक चलेगा, उसकी जो उसकी वारंटी हो कितनी होगी, ठीक है। मतलब ड्यूरेबिलिटी कितनी है उसकी, ठीक है ना। और सर्विसबिलिटी क्या है, मतलब क्या सर्विसबिलिटी मतलब कैसा होता है कि जैसे कि हमने कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है ना, तो उसकी सर्विस एबिलिटी अगर हमारे शहर में है तभी तो मोबाइल खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो वही है, जैसे कि मैंने मोबाइल खरीदा कानपुर में, ठीक है, और लेकिन उसकी जो सर्विस है, सर्विस सेंटर है कहाँ पर, दिल्ली में, तो मैं उसको मोबाइल खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, क्यों, उसकी सर्विस एबिलिटी हमारे शहर में नहीं है, ठीक है ना। तो हम बहुत मेन पॉइंट है क्या, सर्विस एबिलिटी होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस है उस मोबाइल का, ठीक है, कन्फॉर्मेंस क्या है, और एस्थेटिक्स क्या है उसके, और स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना। अब काफ़ी जो नए नए मोबाइल हैं क्या होता है, अपने नए नए फीचर्स लेके आते हैं, जैसे कैमरा पीछे ना देके अंदर इनबिल्ट होता है, जैसे कि कैमरा ओपन करोगे तो अपने आप ऊपर से निकलेगा, ठीक है ना। ऐसी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। स्पेशल मतलब प्रोडक्ट की स्पेशल फीचर्स क्या हैं, जो कंज्यूमर है उसको लुभाने के लिए क्या करते हैं, स्पेशल फीचर्स को ऐड करते हैं या फिर हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। ओके। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ क्वालिटी, ठीक है। टाइप ऑफ क्वालिटी, तीन टाइप की क्वालिटी होती है, कौन कौन सी, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन क्या होता है देखते हैं। क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन इट मीन्स, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं सेक्शन, सॉरी। क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन क्या है, इट मीन्स द इंटेंशन ऑफ डिज़ाइनर that he can include or exclude feature into the product design, ठीक है ना। अब क्वालिटी करनी है, क्वालिटी परफॉर्मेंस जी, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, देखिए क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन होता क्या है। देखो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन क्या है, कोई भी हमारा मतलब कोई प्रोडक्ट का ओनर है, वो अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, अपनी डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंज करता है उसे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। जैसे कि मैंने कैमरे का बताया था, मैक्सिमम फ़ोन होते हैं जो कैमरा होता है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन अब काफ़ी मोबाइल ऐसे आ रहा है जो इनबिल्ट होता है, जैसे कैमरा ओपन करोगे तो ऊपर से निकलेगा, ठीक, उस मोबाइल का मुझे पता नहीं है नाम। तो क्या डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट में चेंज किया है, ठीक है ना। और वो कंज्यूमर को, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को देखते हुए, ठीक है ना, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में जो चेंज करेगा उसे डिज़ाइन क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन में होगा, ठीक है। उस प्रोडक्ट डिज़ाइन करने पर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो जाती है, क्वालिटी की डिज़ाइन क्या होगी, ठीक है ना, प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होगी, सब देखते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो होता है उसी में कर सकते हैं मेंटेन क्वालिटी की डिज़ाइन, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे देखते हैं फोर्ड और बी एम डब्ल्यू। तो देखते हैं जो हमारी अगली हेडिंग क्या है, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस क्या होता है, ठीक है। तो इट मीन्स हाउ वेल द प्रोडक्ट और सर्विस मीट द स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंड डिटरमाइंड बाय द डिज़ाइनर, मतलब डिज़ाइनर के द्वारा जो स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है, उसको हमारा प्रोडक्ट और सर्विस कैसे मीट करें या कैसे कितने अच्छे ढंग से परफॉर्म करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, पिज्ज़ा डिलीवरी इन 30 मिनट, तो ये उसकी क्या कन्फॉर्मेंस है। जैसे अगर वो 30 मिनट में अपना जो कन्फॉर्मेंस है पूरा नहीं कर पाता, मतलब डिलीवर नहीं कर पाता पिज्ज़ा, तो क्या है पिज्ज़ा को फ्री कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या उसकी क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस को शो करता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे तो थर्ड वन है क्या, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस समझ में आ रहा है, परफॉर्म करें, ठीक है। तो वही इट इज एसोसिएटेड विथ reliability of product or service performing its intended function under the prescribed set of condition। मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो उसकी कुछ सेट ऑफ कंडीशन होती है, ठीक है ना, प्रिस्क्राइब सेट ऑफ कंडीशन होती है
को क्या फुलफिल करे या उसके अंदर ही वर्क करे। जैसे कि हमारा एग्जांपल दे रखा है वोल्टेज स्टेबलाइजर कितने 190 टू 270 वोल्ट, ठीक है। लेकिन जो वोल्टेज स्टेबलाइजर की जो रेंज होती है किसकी, फॉर रॉबस्ट प्रोडक्ट, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा अगर उसकी रेंज कितना 180 टू 280 हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो वोल्टेज बनाया है इतना बनाया है, कितना 180 टू 270 बनाना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वोल्टेज स्टेबलाइजर इज डिज़ाइन टू वर्क ओवर अ वोल्टेज रेंज फ्रॉम 190 टू 270 वोल्ट, ठीक है। ये हमने वर्क बनाया, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होगी, या फिर अच्छा ये ए वाला प्रोडक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, मतलब गुड होगा या पुअर होगा। देखते हैं, इफ़ इट डज नॉट परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी in this range this it means quality of performance is poor, ठीक है। अगर हमारा जो वोल्टेज बनाया है हमने, वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाया है, अगर वो इस रेंज में नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, तो क्या है उसकी जो क्वालिटी है परफॉर्मेंस की, तो क्या पुअर है। अगर वो इस रेंज में रहता है जैसे हमने बनाया है, ठीक है, जैसे हमने उसको चार्ट में लिख रखा है कि 190 टू 70 देगा, उसी के अंदर अगर वोल्टेज आता है तो क्या गुड है, ठीक है। तो लिखा है इफ़ इट वर्क एफिशिएंटली इन दिस रेंज, मतलब 192 टू 270 तक की रेंज में ही रहता है, तो मतलब क्या, इट मीन्स क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज गुड, तो उसकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है क्या, गुड है। अगर इस रेंज में नहीं रहता है, थोड़ा तो ऊपर नीचे आता है, तो क्वालिटी परफॉर्मेंस पुअर है, क्या पुअर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, क्या, इफ़ दी परफॉर्म रीजन हासिल इट इज़ परफॉर्म इन द रेंज ऑफ 180 टू 280 वोल्ट, इट मेजर दिस इज अ रोबस्ट प्रोडक्ट एंड हैविंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये जो उसकी जो सेट ऑफ कंडीशन होती है, अगर हमारा स्टेबलाइजर 180 टू 280, क्या 180 टू 280 वोल्टेज देता है, तो वो स्टेबलाइजर क्या रोबस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, या बहुत अच्छा प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ये इतना दे रहा है, ठीक है ना, उसकी ये क्या बाई डिफ़ॉल्ट कंडीशन है कि इतना होना ही चाहिए, ठीक है ना, तो उसका रोबस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं स्टेबलाइजर का, या फिर बोल सकते हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या बहुत अच्छी है, तो एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखते हैं कॉस्ट क्या होता है, ठीक। देखते हैं भाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मेजर्ड द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी इन एनी बिजनेस लॉसेस मनी एवरी डे ड्यू टू पुअर क्वालिटी, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की, ऑब्वियस है किसी भी प्रोडक्ट की अगर पुअर क्वालिटी है तो हमारा बिजनेस फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं होगा, लॉस में जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वही होती है जो मेजर्ड करती है इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी इन एनी बिजनेस, किसी बिजनेस में उसके क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो बिजनेस लॉस मनी होता है, एवरी डे होता है ड्यू टू पुअर क्वालिटी, ठीक है। अब क्वालिटी कितने टाइप की होती है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितने टाइप की होती है, टू टाइप की होती है। एक तो होता है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, एक होता है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस को हम कॉस्ट ऑफ फेलियर या बोलते हैं, इसे याद रखना, जो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस है उसे कॉस्ट ऑफ फेलियर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं जो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस है वो टू टाइप का होता है, कौन सा, एक तो होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट, एक होता है और सॉरी एक होता है अप्रियजल कॉस्ट, क्या बोला मैंने, एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट, एक होता है अप्रियजल कॉस्ट, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फेलियर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, या कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, क्या बोला, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, सेकेंड होता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ फेलियर टू टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक प्रिवेंटिव होता है और एक होता है अप्रियजल होता है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस क्या होता है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एज पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है ना। जो उसका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड होता है उस प्रोडक्ट की सर्विस या प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट प्रोवाइड होती है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जो पहला है कौन सा, प्रीवेंटिव कॉस्ट। प्री मतलब क्या होता है, पहले, इतना याद, प्री मतलब पहले, और तो क्या, इट इज़ द कॉस्ट रिलेटेड टू अटेम्प्ट मेड टू प्रिवेंट फेल्योर, मतलब क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को फेलियर से बचाने के लिए, प्रिवेंट फेलियर, ठीक है, जो हम बार बार अटेम्प्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कौन सी, ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है,
हम किसी भी प्रोडक्ट को फेलियर को बचाने के लिए हम बच्चों को या फिर जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट हुई, या प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन कॉस्ट, या प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन करके बताना हो उसमें जो कॉस्ट खर्च हो रही है, ठीक है, वो कॉस्ट। और प्रोसेस इम्प्रूविंग कॉस्ट, प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है फेलियर ना हो। तो ये देखो, तो हमारे एग्ज़ाम में कैसे आता है, इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी, ठीक है ना, सिर्फ ये आएगी जो प्रिवेंट कॉस्ट है उसे क्या ट्रेनिंग कॉस्ट कहते हैं, या फिर प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन कॉस्ट कहते हैं, या प्रोसेस इम्प्रूविंग कॉस्ट कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ देम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना और इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट होगी। अब देखते हैं एप्रेजल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है ना। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू एश्योर दैट नो डिफेक्ट आर फाउंड, ठीक है ना। हम ये जो अप्रेजल कॉस्ट होती है ये प्रोडक्ट बनने के बाद कॉस्ट होती है, ठीक है। जो वो प्रिवेंटिव कॉस्ट थी वो प्रोडक्ट बनने से पहले, ये कौन सी कॉस्ट है, प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना, उस पर चेक करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट सही है कि ख़राब है, ठीक है। तो जो चेक करने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, जो चेक करने की जो कॉस्ट होती है उसे कहते हैं अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट बन गया तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ इन्फेक्शन, तभी तो, अगर प्रोडक्ट बन चुका तभी तो उसका इन्फेक्शन करेंगे, ठीक है ना। वैसे ऑडिट कॉस्ट होता है, अगर प्रोडक्ट बन गया तो उसको ऑडिट कराने में जो कॉस्ट आती है उसको भी क्या कहते हैं, अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं। और चेकिंग कॉस्ट, हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट हमारा सही है कि ख़राब है, उसको भी क्या कहेंगे हम, अप्रेजल कॉस्ट कहेंगे। तो याद रखना अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इन्फेक्शन, ऑडिटिंग कॉस्ट और चेकिंग कॉस्ट को हम अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं, समझना। तो देखते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस क्या होता है, ठीक है। क्या कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, इट इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस not operating according to the requirement, it occur due to the faulty service और defective part। मतलब क्या होता है, ये जो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस होता है ये करता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई अगर डिफेक्टिव पार्ट हो, ठीक है, या फिर हमारी फॉल्टी सर्विस हो, ठीक है ना, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए या अपनी सर्विस को अच्छा देने के लिए, फॉल्टी नहीं देने के लिए जो कॉस्ट खर्च होती है उसको क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट कहते हैं। इतना याद रखो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, जो जो फॉल्टी सर्विसेज और डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस या फिर उसको क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेस करने में जो कॉस्ट खर्च होती है उसे कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला कौन सा है हमारा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, दी इट सॉरी इट अराइजेज व्हेन रिजल्ट ऑफ वर्क फेल्ड टू मीट द डिज़ाइन स्टैंडर्ड and are detected before transferring to the customer। मतलब क्या है कि जो हमारा कस्टमर होता है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करने से पहले, क्या ट्रांसफ़र करने से पहले जो फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है, क्या जो फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है, जैसे डिज़ाइनिंग का ले लो या कोई पार्ट ले लो, ठीक है ना, तो उसको या फिर किसी में फिर से काम करना हो किसी वर्क में, तो क्या हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है लेकिन हम जो ट्रांसफ़र करना है अपने कस्टमर को उससे पहले जो कॉस्ट हमको पता पड़ जाता है, ठीक है ना, उस कॉस्ट को पूरा करने में जो कॉस्ट खर्च होती है उसे वो क्या बोलते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल सम करेक्टिव एक्शन, ठीक है, कुछ क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है, सही करने के लिए, या फिर सम चेंज, उस प्रोडक्ट को कुछ चेंज करेंगे अच्छा प्रोडक्ट बन जाए, या फिर सम रिवर्क, कुछ काम करना होगा, ऐसे कुछ कंपोनेंट ढीला ढीला रह गया है तो उसको टाइट करने के लिए कुछ रिवर्क करना होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, ठीक है ना, क्या कस्टमर को देने से पहले। अब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होती है, कस्टमर को देने के बाद। याद रखना इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है कस्टमर को कोई प्रोडक्ट देने से पहले वाली कॉस्ट, और जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है क्या किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद जो कॉस्ट होती है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ठीक है ना। जैसे दे रखा है, इट अराइज व्हेन द प्रोडक्ट डिलीवर्ड टू द कस्टमर, हम कस्टमर को पहले सॉरी दे चुके होते हैं, उसके बाद जो कॉस्ट हमारी खर्च होती है प्रोडक्ट को उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कस्टमर कंप्लेन
या फिर वारंटी कॉस्ट। जैसे हमने प्रोडक्ट दे दिया, मतलब हमारा मोबाइल है, ठीक, मोबाइल की हमने वारंटी दी 1 साल की, बट जो हमारा जो मोबाइल है वो ओनली 6 मंथ चला, उसके बाद ख़राब हो गया, कोई स्क्रीन प्रॉब्लम या बैटरी प्रॉब्लम हुई तो क्या हुई, यहाँ पर चार्जिंग प्रॉब्लम हुई, तो क्या आएगी, ये हमारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, मतलब हमने प्रोडक्ट दे दिया उसके बाद जो प्रोडक्ट में खर्च आ रहा है तो उसे क्या क्या बोलोगे, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जो टोटल कॉस्ट होती है क्या होती है, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस का एडिशन। क्या बोला, जो टोटल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस का एडिशन ही टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट हमारा देने वाला होता है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, बट कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। समझ में आ गया। जैसे जैसे टाइम ख़त्म होने वाला है या वारंटी ख़त्म होने वाली होती है तो कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना, और कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस रिड्यूस होती चली जाती है। जैसे कि हमारा टाइम ख़त्म होता गया, आज हमारी बैटरी की हमारी वारंटी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो वो कॉस्ट ख़त्म हो गई, कल हमारा चार्जर की वारंटी ख़त्म हो गई तो वो कॉस्ट ख़त्म हो गई, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होता जाता है, और जो टोटल कॉस्ट होता है इन दोनों का एडिशन होता है, याद रखना, ठीक है। ओके, जैसे इसमें दे रखा है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। याद रखना टोटल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ठीक है। तो गाइस हमारी जो नई हेडिंग है, ठीक है, क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आ ग्रुप बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन डिपेंड पर हमारी ग्रुप क्या होती है, ठीक है, इज़ अ गुड पर्सन, वाइस पर्सन एंड अ टीचर। ये हमारे क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अ क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु शुड हैव all of these plus have a concept and approach to quality within business that has made major lasting impact, ठीक है। जो क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रो होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस पर बहुत ही बड़ा और बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जैसे हमारी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसको सब लोग खरीदेंगे, ठीक है, उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी, तो जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है किस पर, बिजनेस पर, ठीक है ना। समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो देखो जो इसकी क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रुप में सबसे पहला नाम आता है, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रुप में जो सबसे पहले नाम आता है किसका आता है, डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमन। कौन, डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमन। ये कहाँ के, ये अमेरिका के हैं, ठीक है ना। ओके, इसको इनको क्या कहते हैं, इसमें फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, याद रखना। डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा सेकेंड पॉइंट है, फादर ऑफ जापानीज पोस्ट वार इंडस्ट्रियल रिवील हिज एक्सपर्टीज was used during World War II to assist the United States in the effort of improve the क्वालिटी ऑफ वार मटेरियल, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो इन्होंने जो सेनाओं के लिए अच्छे क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इफ़िशियंट तरीके से हथियार बनाए और पहुंचाए सेना तक, ठीक है। तो यहीं से क्या, हमारी जो क्वालिटी की शुरुआत इन्होंने स्टार्ट की थी, डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमन ने, ठीक है। इन्होंने इनके हिसाब से इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, क्या दी है, बाई डेमन, क्या दिया है इन्होंने, क्वालिटी इज़ एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो क्वालिटी है हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसमें यही लिखा है बाई डेमन। डेमन ने क्या दिया, डेमन ने दिया क्वालिटी इज़ एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो क्वालिटी हर एक की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसने दिया था, डेमन ने, ठीक है। और इनके नाम पर एक अवार्ड भी है, ठीक है, डेमन प्राइज़, जिस क्या बोलते हैं, डेमन प्राइज़। क्या बोला, डेमन के नाम पे एक प्राइज़ भी है, कौन सा, या अवार्ड भी बोल सकते हो, कौन सा, डेमन प्राइज़। ये क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड ऑफ जापान। ये जापान का हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड है, याद रखना। जो डेमन प्राइज़ है ये क्या, हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड ऑफ जापान, ठीक है। जापान की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड है डेमन प्राइज़, ठीक है। वो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, तो कंट्रीब्यूशन देखते हैं इनको। इन्होंने 2 डायमंड साइकिल दी, फर्स्ट एंड सेकंड। इसे बोलते हैं, फर्स्ट वन है पी डी सी ए, सेकेंड वन है पी डी एस ए, ठीक है। पी डी सी ए क्या होता है, प्लान डू चेक एक्ट। क्या, प्लान डू चेक एक्ट। कोई हमारा प्रोडक्ट है तो पहले क्या करेंगे, उसका प्लान करेंगे, फिर उसको काम करेंगे उस पर, फिर चेक करेंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे, या
प्रैक्टिस करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने दूसरी जो डायमंड साइकिल है इनको कौन सा PDS है। PDS से क्या होता है, पहले प्लान, फिर डू, फिर स्टडी, फिर एक्ट, ठीक है। कोई भी हमारा प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे, डू, फिर उस पर स्टडी करेंगे, फिर एक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। इनको जो सेकेंड है क्या है, 14 पॉइंट ऑफ ट्रांसफरिंग मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पर। क्या इन्होंने सेकेंड जो कंट्रीब्यूशन है क्या, 14 पॉइंट ऑफ ट्रांसफरिंग मैनेजमेंट इन्होंने दिया। और जो थर्ड वन है क्या है, 7 डेडली डिसीजेस, ठीक है। 7 डेडली डिसीजेस भी इन्होंने ही दिया है। क्या बोला मैंने, पहले थे डायमंड साइकिल, 2 डायमंड साइकिल थी, ठीक है। थर्ड कौन सा, सेकेंड वन कौन सा है, 14 पॉइंट ऑफ ट्रांसफरिंग मैनेजमेंट, ठीक है। और जो थर्ड वन है क्या, 7 डेडली साइकिल डिसीजेज, सॉरी 7 डेडली डिसीजेज इन्होंने ही दिया, डायमंड ने दिया, याद रखना अपना, ठीक है। तो हमारे जो अगले जो क्वालिटी गुरु है कौन है, इनका नाम JM जुरान बोलते हैं इनको, या फिर बोल सकते हैं जेसफ M जुरान, ठीक है ना। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है क्या दे रखी है, क्वालिटी डज नॉट हैपन बाय एक्सीडेंटल। मतलब क्या है, अगर कोई ऐसे नहीं होता कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं एक्सीडेंटली अच्छी बन जाए, ठीक है ना। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है क्वालिटी देने के लिए, ठीक है ना। तो वही लिखा है, क्वालिटी डज नॉट हैपन बाई एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट से, कोई एक्सीडेंटली कोई हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इन कंट्रीब्यूशन क्या, इन्होंने सिर्फ 3 कंट्रीब्यूशन कौन से, क्वालिटी ट्रायोलॉजी, इनका नाम है क्या, क्वालिटी ट्रायोलॉजी, ठीक। क्या का ट्रायोलॉजी कौन कौन से है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, जो JM जुरान है इन्होंने डेफिनेशन दी है, क्या दे रखी है, क्वालिटी डज नॉट हैपन बाई एक्सीडेंट, ठीक है। और उन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या है, क्वालिटी ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी कौन सा है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो जो हमारे नेक्स्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रुप, क्या नाम है, फिलिप क्रॉसबी, क्या फिलिप क्रॉसबी, क्या जो हमारे नेक्स्ट हमारे जो क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रुप है, ठीक है। ये कहाँ से थे, ये अमेरिका से थे, फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। नोन एज फन अंकल, ठीक है। इनको क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, इनको जानते हैं फन अंकल तरफ, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया है फन अंकल किसे बोलते हैं, ठीक है। तो फन अंकल किसे बोलते हैं, फिलिप क्रॉसबी को ही फन अंकल बोलते हैं। और क्वालिटी रिवोल्यूशन, ठीक है ना, किसका, क्वालिटी रिवोल्यूशन का के फन अंकल कौन है हमारे, फिलिप क्रॉसबी, फिलिप फन, ऐसे याद रखो, फिलिप फन, ठीक है ना, ओके। तो he has popularized idea of cost of poor quality, ठीक है। इनके जो पॉपुलर आइडिया था कौन सा था, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, क्या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब पुअर क्वालिटी की जो कॉस्ट होती है क्या होता है, ठीक है ना, ओके। इनके कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इनके कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। जीरो डिफेक्ट इन्होंने दिया है, ठीक है। क्वालिटी इज़ फ्री इन्होंने दी है, इनकी एक किताब है क्वालिटी इज़ फ्री, ठीक है। उनके ये राइटर भी हैं, ठीक है, लिखा हुआ है क्वालिटी इज़ फ्री, क्या एक बुक है रिटन बाई फिलिप क्रॉसबी, ठीक है ना। तो इन्होंने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जीरो डिफेक्ट, क्वालिटी इज़ फ्री, और लास्ट वन है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी इज़ फ्री एंड जीरो डिफेक्ट, इनके क्या कंट्रीब्यूशन है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिर्फ यही आते हैं, ठीक है ना, ओके। तो हमारी जो नेक्स्ट क्रू है उनका नाम क्या है, आर्मंड वेलिन फ्वेगन बैन, क्या आर्मंड वेलिन फ्वेगन बैन, ठीक है ना। इन्होंने क्या ये कहाँ से थे, ये अमेरिका से थे, ठीक है ना। एन अमेरिकन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट, ये क्या थे, हमारे अमेरिकन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट और बिजनेसमैन, ये दोनों थे। क्या बोला मैंने, ये कौन थे हमारे, आर्मंड वेलिन फ्वेगन बैन कौन है हमारे, एंड अमेरिकन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट एंड बिजनेसमैन, ठीक है ना। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या था, इनकी कंट्रीब्यूशन था आइडिया ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या आइडिया ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इनका कंट्रीब्यूशन जो बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बन गया, TQM बन गया। क्या बोला मैंने, इनका जो कंट्रीब्यूशन क्या है, आइडिया ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, आइडिया ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इनका कंट्रीब्यूशन है, जो बाद में हम इसे
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM से जानते हैं, ठीक है ना। तो TQM किसने दिया था? एवी वी फनगेबेल, ठीक है ना। तो हमारी जो नेक्स्ट गुरु है, ठीक है, नेक्स्ट गुरु है कौन है? खोरू इशिकावा, क्या के इशिकावा बोल सकते हैं या फिर खोरू इशिकावा, ठीक है। ये कहाँ से थे? जापान से थे। इनको फादर ऑफ क्वालिटी साइकिल, क्वालिटी कंट्रोल टूल नहीं, फादर ऑफ क्वालिटी साइकिल बोलते हैं इनको, ठीक। इनको इशिकावा क्या बोलते हैं? फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, याद रखना है। इशिकावा क्या बोलते हैं? फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन था क्या था? 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल। इन्होंने क्या दिए? 7 क्वालिटी। इशिकावा ने क्या दिया? 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल। उनको याद करने का शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या? हिस्ट्री फॉलो करके पैटी चेक से स्कैटर फिश कंट्रोल की, ठीक है। जिसे याद रख लेना, इससे तुम्हारे सारे के सारे सातों के सातों क्वालिटी कंट्रोल टूल याद हो जाए, ठीक है। नीचे दे रखा है, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्या था, क्या मैंने याद करवाया था? एक सेकेंड, क्या याद करवाया था? हिस्ट्री फॉलो करके पैटी चेक से स्कैटर फिश कंट्रोल की, ठीक है। हिस्ट्री मतलब हिस्टोग्राम, फॉलो मतलब फ्लो चार्ट, ठीक है ना। करके छोड़ो, पैटी मतलब पैरेटो चार्ट, चेक पैटी चेक, ठीक है ना। तो पैटी चेक क्या होता है? हमारा कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर में पैटी चेक, ठीक है। तो चेक क्या? चेक सीट या टेली सीट, ठीक है। स्कैटर मतलब स्कैटर डायग्राम, फिश मतलब फिश बोन डायग्राम, ठीक है ना। और कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कंट्रोल चार्ट। समझ में आ गया वो क्या याद रखना तुम्हें? हिस्ट्री फॉलो करके पैटी चेक से स्कैटर फिश कंट्रोल की, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे थे? ठीक है, तो क्या इसी का क्या दिया? इसी का ने दिया 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, इसे याद कर लोगे ना, ठीक है। तो हमारे जो नेक्स्ट गुरु है उन इसे बोलते हैं टगुची, ठीक है। क्या बोलते हैं? टगुची बोलते हैं, जी टगुची, ठीक है। क्या बोलते हैं? जी टगुची, क्या बोल सकते हैं? जेनिची, इनका पूरा नाम क्या है? जेनिची टगुची, ठीक है ना। ये कहाँ से थे? ये जापान से थे, फ्रॉम जापान, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? रोबस्ट डिजाइन, क्या था इनका जो कंट्रीब्यूशन? क्या है? रोबस्ट डिज़ाइन, ठीक है ना। और क्या था? टगुची लॉस फंक्शन, क्या? टगुची लॉस फंक्शन। इन्होंने दो कंट्रीब्यूशन इनके कौन कौन से हैं? रोबस्ट डिज़ाइन और टगुची लॉस फंक्शन, ठीक है ना। तो जो रोबस्ट डिज़ाइन है इसको ही कहते हैं डन बाय DOE। DOE की फुल फॉर्म में क्या है? डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या? डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, याद रखना। जो टगुची हैं इन्होंने दो कंट्रीब्यूशन इनके कौन कौन से? रोबस्ट डिज़ाइन और टगुची लॉस फंक्शन। ये कहाँ से थे? जापान से थे, ठीक है ना। ओके, हमने जो पीछे पढ़ा ना डेमन साइकिल, ठीक है, जो एडवर्ड डेवन ने दिया था डेमन साइकिल। देखो जो डेमन साइकिल है, ठीक है, इसके बारे में कुछ दे रखा है तो उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो डेमन साइकिल क्या है? इट इज़ अ मॉडल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस और सिस्टम। मतलब क्या है? जो हमारा डेमन साइकिल है एक मॉडल है जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, किसके लिए? और सिस्टम प्रोसेसिंग, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जो हमारे सिस्टम की प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए टाइमिंग साइकिल प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक मॉड्यूल प्रोवाइड करती है। तो इसका जो पहली साइकिल कौन सी? PDC, क्या है? PDC का फुल फॉर्म क्या है? प्लान डू चेक एक्ट, ठीक है। जो प्लान डू चेक एक्ट है ये सबसे पहले डायमंड ने नहीं दी थी, ठीक है। डायमंड ने अडॉप्ट किया था, ठीक है। दी किसने थी? वॉल्टर सेव हार्ट ने इसको दिया था। इन्होंने इम्प्रूवमेंट अडॉप्ट किया और इसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना। तो देखते हैं प्लान टू चेक एक्ट है क्या। तो ये सॉरी, तो ये क्या? प्लान टू चेक एक्ट का हमारी साइकिल है, पहले प्लान फिर डू फिर चेक फिर एक्ट, ठीक है। ये साइकिल है हमारी, ठीक है। तो क्या होता है? प्लान क्या होता है? तो प्लान व्हाट इज नीड टू डू इट, चेक द रिजल्ट, एक्ट, इम्प्रूव। क्या बोला मैंने? प्लान व्हाट इज नीड टू डू इट। प्लान मतलब प्लान व्हाट इज़ नीड, हमको प्लान करना है कि क्या हमको चाहिए, फिर उस पर काम करना है। डू इट, चेक क्या करना है? चेक द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा हमारे प्रोडक्ट से उसको चेक करना है। फिर एक्ट, एक्ट क्या होता है? काम करना है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए। प्रोसेस क्या करते हैं? काम करते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है ना। जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या नीड होती है पहले वो करते हैं, ठीक है। फिर उसको वर्क करते हैं, डू करते हैं, काम करते हैं, ठीक है।
फिर चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस रिजल्ट को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। समझ में आया, ठीक है। फॉर स्मॉल प्रोसेस, ये हमारा क्या है, स्मॉल प्रोसेस है। हमारी सेकेंड साइकिल क्या है, प्लान डू स्टडी एक्ट। क्या प्लान डू स्टडी एक्ट, ये देख लेते हैं क्या है। एक सेकेंड, प्लान डू स्टडी एक्ट, ठीक है। प्लान मतलब क्या, व्हाट एग्जैक्टली डू, गोइंग टू डू, ठीक है। डू में क्या करते हैं, व्हाट एंड हाउ टू डू, कैसे करना है हमको और क्यों करना है, ठीक है। स्टडी, स्टडी क्या होता है, व्हाट द रिजल्ट, जो स्टडी करेंगे कि हमारी रिजल्ट है वो क्या है। और एक्ट में क्या है, व्हाट चेंजेस गोइंग टू डू ऑन बेसिस ऑफ रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट है उसके बेसिस पर हम क्या चेंज करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से काम करे, ठीक है ना। तो प्लान डू स्टडी एक्ट का मतलब समझ गया, प्लान मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू डू, ठीक है। डू मतलब व्हेन, हाउ टू डू, क्यों और कैसे करना है हमको, ठीक है ना। स्टडी मतलब क्या होता है, वहाँ द रिजल्ट, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है उसको स्टडी करना है। एक्ट, एक्ट क्या करता है कि हमारा जो रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बेसिस पर क्या चेंजमेंट करें कि हमारा जो रिजल्ट है और अच्छी तरीके से आए, इतना होता है। समझ गए, हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है कि हमारा अगला